नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 2014 का वो पल जब मोदी जी बीजेपी के तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित हुए थे। यानी कि अगर 2014 में अगर बीजेपी जीतती तो बीजेपी की तरफ से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते। उस समय अगर आप कहीं भी मोदी जी का भाषण सुने हो तो मोदी जी यही बात बोलते थे कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और उस समय पूरे देश में यूपीए 2 की सरकार थी और भ्रष्टाचार के नए नए केसेस उजागर हो रहे थे। और मोदी जी कहीं भी खड़े हो, चाहे आम जनता के पास हो या मंच से भाषण दे रहे हो, तो यही बात बोलते थे कि आज जो भी सरकार है केंद्र में बैठी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो अपने जो चिर परिचित लोग हैं उनको वो उठा उठा के प्रोजेक्ट्स देती है और उनसे कमीशन लेती है। अगर गौर करें तो उस समय ऐसा पूरे भारत देश में मोदी जी ने माहौल बना दिया था कि मानो मोदी जी से ज्यादा कोई ईमानदार आज तक देश में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर आप गौर करिए तो उस समय जितने भी केसेस उजागर हो रहे थे वो यूपीए में बैठे हुए यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल से ही रिलेटेड थे। बीजेपी के किसी भी स्टेट से कोई भी करप्शन के मुद्दे नहीं उजागर हो रहे थे। इसी का फायदा मोदी जी ने 2014 में लिया और वो केंद्र की सत्ता में बैठ गए। 2014 से 2019 तक उनके सारे भाषण में अगर आप देखेंगे तो घूम फिरकर करप्शन की बात या राष्ट्रवाद की ही बात चलती रही और कभी भी उन्होंने और किसी मुद्दे पर बात की ही नहीं। 2019 में जब फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2019 से 2024 के बीच में ऐसी घटनाएं होना शुरू होती हैं कि जिससे ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि मोदी जी भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर कभी वो यूपीए को कटघरे में लाके खड़ा करते थे। और राहुल गांधी जी ने ये चूक नहीं की। और याद कीजिए राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर उन्होंने अडानी और मोदी जी के पुराने रिश्ते और उस समय के रिश्तों को उजागर करने की कोशिश की जिनके हिस्से को संसद से हटा दिया गया। अब अडानी और मोदी जी के बीच में ऐसे क्या रिश्ते हैं जो आज भी ये जिन रह रहकर उभरता रहता है कि अडानी और मोदी जी के रिश्ते ऐसे हैं कि अडानी जी मोदी जी का इलेक्शन में फेवर करते हैं और मोदी जी उनको कहीं ना कहीं बड़े प्रोजेक्ट से अपने देश में हो रहे हो चाहे विदेश में हो वो दिलाने से नहीं चूकते जहां वो दिला सकते हैं। चाहे वो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट हो, चाहे म्यांमार में हो, चाहे भूटान में हो, लेकिन वो मोदी जी उनको दिलाने से नहीं चूकते। अभी एक रिसेंट यही रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, अडानी और करंट जो सेबी है, सेबी के जो अध्यक्ष है उनके बीच में भी रिश्ता है। पहले यही चीज थी कि अडानी को लेकर देश की जो राजनीति है उसमें जो विपक्षी दल है वो हमेशा इसलिए मोदी जी को कटघरे में खड़ा करता था कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री भी थे उस समय भी वो अडानी का पूरा फेवर करते थे। और उस समय जो भी गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा भागीदारी अडानी ग्रुप की ही थी। यानी कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो अडानी को ही दिए जा रहे थे। उसी क्रम में अगर आप गौर करिए तो 2014 से 2024 के सफर में अडानी जी जिस तरीके से ग्रोथ करते हैं वैसे आज की डेट में विश्व के इतिहास में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इतना कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ होगा किसी भी ग्रुप का। आप अगर अपने देश की बात करते हैं तो भी और विदेश की बात करते हैं तो भी उनकी ऐसी ऐसी कंपनियां बनाई गई 2014 से 24 के बीच में जो विगत 10 सालों में उतनी बड़ी बन के खड़ी हो गई जितना कि लोग 40 साल में नहीं बनकर खड़े हो पाएंगे। यही विपक्ष मुद्दे को पकड़ता है और बात करने की कोशिश करता है किस तरीके से चाहे वो एयरपोर्ट हो, रोड हो या फूड इंडस्ट्री हो, एनर्जी हो, हर सेक्टर में अडानी है और गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट अडानी को ही मिल रहे हैं। याद कीजिए जनवरी 2023 में पहली बार एक हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने ये बोला था कि अडानी ग्रुप शेल कंपनी यानी विदेश में कुछ कंपनियों को पैसा खुद से देकर अपने शेयर खरीदवाती है और उनका पैसा इंक्रीज कराती है। यानी मार्केट में लोगों के जब शेयर डाउन हो रहे होते हैं उस समय भी इसी तरीके से इनके शेयर ऊपर बढ़ते जाते हैं और ये और कोई बाहर ही नहीं खरीदता, इन्हीं की खुद की शेल कंपनी ही बाहर विदेश में बैठकर इनके शेयर्स को खरीदती है और ग्रोथ दिखाती है।
2023 में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को भी सेबी के द्वारा चैलेंज किया जाता है, यानी कि नोटिस भेजी जाती है कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि दूसरे के बारे में इस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित करती है और उसका शेयर जब गिर जाता है तो शेयर खरीद लेती है और फिर उस शेयर को जब दाम बढ़ जाता है तो बेच देती है, यानी कि शॉर्ट सेलिंग एंड परचेजिंग का काम करती है। लेकिन अभी लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, हमारी कोई भी गवर्नमेंट की संस्था ये प्रूफ नहीं कर पाई है जो हिंडनबर्ग की 2023 में रिपोर्ट आई थी वो गलत है, वो फेक है। हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट आती है जिसमें वो ये खुलासा करते हैं कि अडानी ग्रुप और सेबी की जो चेयरपर्सन हैं उनके बीच में आपसी एक बिजनेस रिलेशन है। आज की डेट में सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है माधवी बुच। माधवी बुच का और माधवी बुच के पति का अडानी की शेल कंपनियों के साथ एक रिलेशन है, यानी कि ये दोनों लोग उनकी शेल कंपनियों में हिस्सेदारी है। इसी वजह से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जब सेबी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी यानी उसकी जांच पड़ताल कर रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि जांच पड़ताल में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। और याद कीजिए ये एक तरीके से हमारे कोर्ट में बोला गया है और आज अगर हम इसी चीज को मान के चलें तो हमारे कोर्ट में भी लोग गलत बोलने से नहीं डर रहे हैं। और अगर आज ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि सेबी पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, यानी कि गवर्नमेंट के वित्तीय विभाग के अंडर में आता है, सेबी की जो भी चेयरपर्सन या जो भी चेयरपर्सन बनता है वो गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल पार्टी ही उसको जो केंद्र में होती है वो डिसाइड करती है और बनाती है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें भारत देश में विगत 10 सालों में कि ये इंस्टीट्यूशन बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के काम कर रहा हो, तो शायद हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा जो केंद्र की सरकार के प्रभाव के बिना काम कर रहा हो। यही विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जी हमेशा संसद हो या बाहर आम जनता से मिल रहे हो, हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखें या विगत 10 सालों में होने वाले घटनाक्रम को गौर से देखें तो जिस चीजों को पहले फ्रॉड के दायरे में रखा जाता था, आज वो चीजें 420 के दायरे में या फ्रॉड के दायरे में नहीं रखी जाती। गौर कीजिए 2014 से पहले अगर कोई भी अधिकारी अपने किसी चिर परिचित दोस्त या अपने घर वालों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलाता था तो ये बोला जाता था उसने फ्रॉड किया है। लेकिन आज के इस परिवेश में अगर आप देखिए तो इसको फ्रॉड नहीं कहा जाता। ऐसा मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया कि मोदी जी ने ऑनेस्टी की परिभाषा ही बदल दी है। उसी तर्ज पर अगर आप गौर कीजिए तो आज सेबी की चेयरमैन जो बैठी हुई हैं उनसे ना बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, ना कोई सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट उससे इस्तीफा मांग सकता है। और अगर इस बात की भी जांच करनी शुरू की जाएगी तो सेबी ही करेगी या सीबीआई ही करेगी और रिपोर्ट वही आएगी जो हिंडनबर्ग के 2023 में जो आरोप लगाए गए थे और सेबी ने बोल दिया कि अडानी ग्रुप ऐसा नहीं कर रहा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो या आप कुछ साल पहले जाइए तो ऐसे ही शेयर घोटाले में एक हर्षद मेहता के नाम का उजागर हुआ था। हर्षद मेहता जी वही काम करते थे कि किसी भी कंपनी के शेयर को मार्केट में अप या डाउन कराने का काम करते थे और वो एक फ्रॉड के दायरे में आया और जेल में रहे, जेल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज जो भी ऐसे बड़े लोग बैठे हैं उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगेगा क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सत्ता यानी कि केंद्र में बैठी हुई सरकार ही जब ये मानकर चल रही है कि सिस्टम का पार्ट है और ऐसे ही सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तब तो फिर सेबी में बैठी जो अध्यक्ष हैं वो एक तरीके से कोई गलत काम नहीं कर रही। आने वाले सारे अधिकारी चाहे वो कहीं का आईएएस हो, पीसीएस हो या सीएमओ हो, वो अपने किसी भी परिचित आदमी को बड़े से बड़ा ठेका दिलवा सकता है, बड़े से बड़ा चीफ इंजीनियर सिविल का ठेका दिलवा दे और कल को यही एग्जाम्पल दे दे कि उन लोगों ने दिलवाया तो उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगा, तो हमारे ऊपर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। यानी कि वो भी ये बता सकता कि ये सिस्टम का ही पार्ट है और यही लोग सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो बस यहीं से समझ में आना शुरू हो जाता है कि बीजेपी अपने पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि वोट तो आम जनता को देना है, ना कि सेबी के चीफ के द्वारा ही
सारे वोट पड़ने हैं या सीबीआई, आईटी किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं पड़ने हैं, अगर यही बात पूरे आम जनता तक धीरे धीरे पहुंच जाए और सिस्टमेटिक पहुंच जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से इन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचा दे, तो ये मान के चलिए कि मोदी सरकार मुश्किल से 1 साल और या 6 महीने और ही रहेगी, उसके बाद वो गिर जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये केसेस उजागर हो रहे हैं, इनके घटक दल पर ही इंटरनल प्रेशर हो जाएगा कि ये मोदी सरकार को छोड़ के बैक हो जाए, नहीं तो आने वाले समय पर इनके ऊपर भी छींटे पड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम की निगाहें इस पर बने रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।